हमने इससे पहले वाली वीडियो थी ना, उसमें इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट है वो देख लिया था। तो अब हम इसका डीएनए के बारे में पूरा एक ही वन ही शॉट के अंदर, मतलब जितना भी है 1 या 2 पेज आएगा ये एनसीईआरटी का, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसमें ना मेनली क्या है, अपने को चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि बहुत सारा ऐसा डाटा है जो अपने को ना मेन है, अगर अपने को याद रहेगा तो अपने से क्वेश्चन हो जाएगा, याद नहीं रहेगा ना तो नहीं होगा। क्योंकि मैंने खुद ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं ना, तो मेरे को पता है कि क्या चीज़ें पूछ लेते हैं और क्या चीज़ें अपने को याद ही नहीं रहती है, कहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। डीएनए क्या है? एक पॉलीमर है। डीएनए एक पॉलीमर है। ओके, किसका? डीएनए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब छोटी छोटी जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये मोनोमर यूनिटीज़ की क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये मिलके क्या बनाएगा? एक डीएनए बना लेगा। उसके बाद में ये बात करता है कि डीएनए है वो यूजुअली डिफाइन एज ए नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब कितने, उसका जो डिफाइन डीएनए की लेंथ है ना, वो डिफाइन होगी कि उसकी लेंथ कितनी है। वो किससे पता चलेगी? कि उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी। तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर्स टू एज बेस पेयर। और दो न्यूक्लियोटाइड के एक पेयर को दो न्यूक्लियोटाइड एक पेयर बना लेगी, उसको बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, करेक्ट। ये हर एक का अपना अपना करेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड है। वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं और वो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगर बैक्टीरियोफेज की, जो एक वायरस है, तो इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस कौन सा? 174 में कितना है? 5386। तो 4 के बाद में 5 आता है, तो इससे याद रख लेंगे। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। इतने न्यूक्लियोटाइड्स है इसके अंदर। बेस पेयर नहीं है, बेस पेयर नहीं मत लगा देना। यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैक्टीरियोफाज लैम्डा के अंदर कितना है? 48,502। बैक्टीरियोफाज के अंदर कितना है? बैक्टीरियोफाज बी से ब्यूटेन होता है, बी से ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 4 से ऐसे थोड़ा कर लेते हैं। और ये लंबा नाम है, लंबा मतलब काफ़ी बड़ा नाम है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही होंगे। मतलब यहाँ पे तो ओनली ऑन 5000 में थे, ये 48,000 है। ये कितने हैं? 48,502। और ये क्या है इसमें? बेस पेयर है, ना कि न्यूक्लियोटाइड है। कि या इसमें बेस पेयर है, तो बेस पेयर अगर न्यूक्लियोटाइड पूछा होगा तो ये इसका डबल कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो ऐसे तो पूछेगा नहीं, मेनली तो ऐसे पूछेगा नहीं, पर कोचिंग वगैरह में पूछ लेता है कि मतलब बेस पेयर है या न्यूक्लियोटाइड है, तो ये बेस पेयर है, इसमें न्यूक्लियोटाइड मत लिख देना। फिर इजरेंशिया कोलाई है, इसके अंदर कितने बेस पेयर है? इसके अंदर 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर है। इजरेंशिया कोलाई में जो ई कोलाई होती है उसमें कितने हैं? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। हैप्लॉइड कॉन्टैक्ट डीएनए अपने अंदर कितना है? 3.3 10⁻9। और वो भी कौन सा? हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 10⁻9। और यहाँ 10⁻ क्या है? 6 है। किसमें? इजरेंशिया कोलाई में। बैक्टीरियोफाज में कितना है बेस पेयर? 48,002। ओनली ऑन न्यूक्लियोटाइड इसमें इस बैक्टीरियोफाज कौन से 5174 में बताया गया, बाकी सब में बेस पेयर ही है लगभग। ठीक है, उसके बाद में इस पूरी लॉन्ग चेन में ये कैसे न्यूक्लियोटाइड बनती है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं, लेट एस। अब इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए का, इसमें 3 कंपोनेंट होता है। एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, अब उसके अंदर आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर में डिफरेंस होता है। राइबोज इसके अंदर, आरएनए के अंदर तो राइबोज आरएनए होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज होती है। जो भी हम अपने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा था कि अब जो डीएनए वाली जो शुगर होगी ना, उसके सेकंड ग्रुप के ऊपर जो OH था ना, वो नहीं होगा, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोज बोला। ठीक है, इसको इसीलिए क्या बोला? डीऑक्सी राइबोज। अब ये इतना ध्यान रख गया कि एक तो हमारे पास होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा शुगर होता है जो कि 2 टाइप की होती है, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है। इससे क्या बनेगा अपने पास? इससे अपने पास आरएनए और डीएनए बनेगा।
उसके बाद में आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस भी अपने पास 2 टाइप के हैं, एक तो प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन आता है, पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन आता है। इसका ना पूरा स्ट्रक्चर एकदम अच्छे से प्यूरीन का, पायरिमिडीन का, इन साइटोसिन का, यूरेसिल का और ये कौन से नाइट्रोजन से जुड़ते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगी। एक पेज पे मैंने बना रखा है, वो दिखाऊंगी अभी। बस थोड़ा सा इसको आगे पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ, या पहले बताऊँ? पहले बता देती हूँ, चलो नहीं पहले पढ़ा देती हूँ फिर बताती हूँ। ये मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस है जिसमें प्यूरीन और पायरिमिडीन आता है। प्यूरीन में क्या आता है, प्यूरीन को कैसे याद करेंगे? प्यूरीन में आता है एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल और थाइमिन आता है, ठीक है। पूरी कौन खाता है? AG ओके। पायरिमिडीन में मतलब AG से हम याद करेंगे, AG पूरी खा लो, तो मतलब एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडीन में साइटोसिन यूरेसिल, पायरिमिडीन में कट। ये इतनी बड़ी पायरिमिडीन की इतनी बड़ी डबल रिंग होती है कि हमारा मन करता है कि इसको कट कर दे, ठीक है। हमारा मन क्या करता है कि इसको कट कर दे, ओके। ये बड़ी रिंग होती है इसीलिए, अभी दिखाऊंगी मैं। तो फिर उसके बाद में आता है साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन। साइटोसिन है इज कॉमन बोथ DNA एंड RNA। एक मिनट साइटोसिन है वो तो DNA और RNA में दोनों में होता है, पर थाइमिन ओनली DNA में प्रेजेंट होता है। ये जो कट वाला पार्ट है ना, कट में ये जो पायरिमिडीन है इसमें जो ये साइटोसिन है ना, ये तो DNA RNA दोनों में रहेगा, पर ये जो थाइमिन है ना ये ओनली DNA में रहेगा। तो ये याद रखना है कि DNA में ओनली थाइमिन होता है। यूरेसिल है वो ओनली किस में प्रेजेंट होता है? RNA में, थाइमिन की जगह। और ये जो एडेनिन गुआनिन है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, DNA RNA दोनों में प्रेजेंट होता है। एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन DNA RNA दोनों में प्रेजेंट होता है, डिफरेंस होता है T और U में, ठीक है। थाइमिन ओनली DNA में होता है, यूरेसिल ओनली RNA में होता है। नाइट्रोजिनस जो बेस है वो क्या होगा? वो लिंक होगा OH ग्रुप से फर्स्ट कार्बन पेंटोज। अभी मैं इसको दिखाई देती हूँ ताकि थोड़ा सा सही से हो जाए। तो ये रहा, ये मतलब थोड़ा हिंदी को इग्नोर करना, बस इतना देख लेना। ये है अपनी प्यूरीन का स्ट्रक्चर। मैंने थोड़ा उधर गलत बता दिया था ना। हाँ, प्यूरीन बड़ा होता है, पायरिमिडीन छोटी रिंग होती है। पायरिमिडीन मैंने कट को करके वो थोड़ा सा गलत रिलेट कर दिया, सॉरी। ये अभी ध्यान रखना, ठीक है। ये प्यूरीन हो गया और ये पायरिमिडीन हो गया, ये प्यूरीन हो गया, ये पायरिमिडीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्यूरीन में क्या आ जाएगा? प्यूरीन में ये रिंग हो गई और जिसमें कितना है इसका, इसके अंदर 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन है। और यहाँ पे प्यूरीन में कौन आता है? एडेनिन आता है, गुआनिन आता है। एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा है? यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो गुआनिन है यहाँ पे एक NH2 भी है और एक डबल बॉन्ड O भी है, ठीक है। एक डबल बॉन्ड O है, एक डबल बॉन्ड O भी है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक तो यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे NH2 एडेनिन में फर्स्ट पे अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ आता है, और गुआनिन में 8th ग्रुप पे और 9th पे, 8th पे ऑक्सो ग्रुप है और 9th में अमीन ग्रुप है। 8th पे ऑक्सो ग्रुप है और 9th पे अमीन ग्रुप है, ओके। फिर अपन अगर पायरिमिडीन की बात करते हैं तो पायरिमिडीन में थाइमिन आता है, साइटोसिन आता है, यूरेसिल आता है। इसको ऐसे कर लेते हैं कि हमने प्यूरीन को कट किया तो हमारा पायरिमिडीन बन गया, ठीक है। ये कट करने का रिजल्ट है अपने पास, मतलब मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था उधर। उसके बाद में ये बोलते हैं कि इसको ना यहाँ पे कट से, यहाँ पे CUT कट से याद रखना है। तो यूरेसिल आता है ना, इस यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखो, 2 नाइट्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड O है, 4th पे और 6th पे डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस ऑक्सीजन मतलब डायरेक्ट यहाँ एक CH3 5th कार्बन के ऊपर, ये जो 5th कार्बन है इसके ऊपर अगर हम यून CH3 लगा देंगे तो ये हमारे पास थाइमिन बन जाएगा। और साइटोसिन कैसे बनेगा? साइटोसिन में एक ग्रुप हम हटा देंगे, साइटोसिन में क्या करेंगे? एक ग्रुप हम हटा देंगे, साइटोसिन में एक ग्रुप पूरा का पूरा हम हटा देंगे। साइटोसिन में क्या करेंगे? एक पूरा का पूरा ये जो ऑक्सीजन ग्रुप है उसको हटा के NH2 लगा दिया। तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में है। यूरेसिल में 2 डबल बॉन्ड O है, ठीक है। थाइमिन में एक CH3 लगा दिया, थाइमिन में क्या किया? एक CH3 लगा दिया एक्स्ट्रा।
फिर उसमें उसके बाद में क्या किया, साइटोसिन में क्या किया, साइटोसिन में एक यूरेसिल का O हटा के NH2 लगा दिया। साइटोसिन में क्या किया, यूरेसिल का O हटा के NH2 लगा दिया। ठीक है, बस इतना यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। एक ये चीज़ और ध्यान रखनी है, कौन सी, यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी ये नाइट्रोजनस बेस है ना, ये दोनों नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये भी है, ये भी है, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, ये तीनों। अब ये जो पूरी प्यूरीन वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, ये शुगर से नाइन्थ नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं। और ये जो पायरिमिडीन वाले हैं ना, ये फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़े हुए होते हैं। जो भी अपनी शुगर होगी, ये शुगर है, शुगर का हमेशा पहला कार्बन होगा। कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, शुगर का हमेशा पहला कार्बन इसके प्यूरीन के तो उस प्यूरीन के 9th कार्बन से जुड़ा होगा। और पायरिमिडीन के, अगर पायरिमिडीन की बात करें प्यूरीन की, तो ये किससे जुड़ा हुआ होगा, ये इसके फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। पायरिमिडीन में फर्स्ट नाइट्रोजन आता है, प्यूरीन में 9th नाइट्रोजन आता है। पायरिमिडीन में फर्स्ट नाइट्रोजन से जुड़ता है, प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस से 9th नाइट्रोजन से जुड़ता है। और कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। हमें यूरेसिल की स्ट्रक्चर याद रखनी है, कट से हम याद रख लेंगे, हम मेन यूरेसिल की स्ट्रक्चर याद रखेंगे, इसके ऊपर एक CH3 लगा देंगे तो हमारा थायमीन बन जाएगा। अगर हम इसको हटा देते हैं, ऑक्सीजन को हटा देते हैं, NH2 लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइटोसिन बन जाएगा। पायरिमिडीन का पहला नाइट्रोजन जाके जुड़ता है, प्यूरीन का 9th नाइट्रोजन जाके जुड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख लो कि यहाँ जब ये जुड़ रहा है ना, यहाँ पे जब ये जुड़ रहा है इससे, है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। क्या बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। और जब यहाँ पे ये जो 5th कार्बन है, 5th कार्बन का OH ग्रुप फॉस्फेट से जुड़ता है ना, तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये 5th कार्बन होगा और इसका ये 3rd कार्बन होगा। ठीक है, 5th कार्बन और इसका ये 3rd कार्बन है, क्या 2nd कार्बन, हाँ 2nd और 5th के बीच में ये फॉस्फेट जुड़ेगा, 2nd और 5th के बीच में। ओके, आगे और देखते हैं। NCERT में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो एकदम अच्छे से आ जाएगा ये। तो प्यूरीन कौन से होते हैं, प्यूरीन का पता चल गया, पायरिमिडीन का पता चल गया। ठीक है, और थायमीन किस में होता है, ओनली DNA में होता है। यूरेसिल ओनली RNA में होता है। नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक किससे, नाइट्रोजनस बेस है, जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो लिंक टू OH फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर, पेंटोज थ्रू क्या बनाएगा, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा फ्रॉम, इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। तो ये मैंने बता दिया था, जो भी अपना बेस है वो शुगर से जुड़ेगा। शुगर का कौन सा, पहला कार्बन पे OH था, उससे जाके हमेशा मैंने बताया था ना पहला कार्बन। अब ये जो बेस है, बेस का नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ तो 9th हो सकता है या 1st होता है, पर शुगर का हमेशा पहले कार्बन का OH है, वही उसी से जाके जुड़ेगा। और यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये क्या बनाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा। और ये दो हमने इन दो को जोड़ा है ना, ये लड्डू क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड सच एज एडेनिन। अगर हमारा इस शुगर से एडेनिन जुड़ा हुआ है तो इसको एडिनोसिन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एडिनोसिन या डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर यहाँ पे हमारी राइबोज शुगर है तो एडिनोसिन बोल देंगे। अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो इसको क्या बोल देंगे हम, डीऑक्सी एडिनोसिन बोल देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन बोल देंगे। उसके बाद में बात आती है कि आप गुआनिन जोड़ रहे हो, अगर तो गुआनिन जोड़ रहे हो, अगर आप गुआनिन जोड़ रहे हो, गुआनिन बेस जोड़ रहे हो, तो गुआनिन बेस और शुगर मिलके गुआनोसिन बना लेगा, जो कि एक न्यूक्लियोसाइड है। और वहीं पे अगर हमारी राइबोज शुगर ना हो के डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है तो ये डीऑक्सी गुआनोसिन बना लेता है। साइटिडीन
साइटोसिन जुड़ के साइटिडीन बना लेता है। कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना लेता है? साइटिडीन बना लेता है। और अगर हमारे पास राइबोज शुगर नहीं है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, तो ये डीऑक्सी साइटिडीन बना लेगा। यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, यूरिडीन ओनली, डीऑक्सी यूरिडीन कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ओनली ऑन आरएनए में मिलता है। तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा? ओनली ऑन यूरिडीन बनाएगा। थाइमिडीन, थाइमीन अगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ता है तो ये डीऑक्सीथाइमिडीन बनाता है। और इसके अंदर थाइमिडीन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ओनली ऑन किस में मिलता है? डीएनए में मिलता है। जब फॉस्फेट ग्रुप लिंक होता है किस से? OH ग्रुप 5 कार्बन के OH ग्रुप से न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज कोरोस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा जो वैन फॉस्फेट ग्रुप लिंक विद OH ऑफ 5th कार्बन ऑफ न्यूक्लियोसाइड के 5th कार्बन के फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, अभी स्ट्रक्चर वापस दिखा दूंगी, तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। यह ध्यान रखना है कि 5th कार्बन के OH से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और कौन से? किसके? शुगर के। ठीक है, पहले पर हमारे पास यहाँ न्यूक्लियोसाइड बना हुआ था, इसका OH 5th कार्बन का OH इधर पड़ा था, तो इधर जाके क्या जुड़ गया? फॉस्फेट जुड़ गया। ओके, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कोरोस्पोंडिंग टू न्यूक्लियोटाइड, जो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड किस पे डिपेंड करेगा? कि शुगर कौन सी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में ये बन जाएगा 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू द 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब एक न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ना, इधर छोटा सा बनाती हूँ, ये एक नहीं, इधर इस पे ये बेस जुड़, यहाँ पे क्या था? बेस जुड़ा हुआ था। ठीक है, इधर फॉस्फेट जुड़ गया 5th कार्बन से। अब हमें क्या जोड़ना है? हमें इससे ये एक पूरा लड्डू है, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब क्या करेगा? अब यहाँ पे एक और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा। अब इस फॉस्फेट से आके दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और वो कौन सी पोजीशन से जुड़ेगा? वो 3rd पोजीशन पे जुड़ेगा। ये 5th पोजीशन पे है, ये दूसरे वाला किधर से जुड़ेगा? 3rd पोजीशन के OH से इधर जुड़ेगा। तो जब 3rd वाला आ जाएगा, जब तक हमारे पास एक फॉस्फेट था ना, जब तक हमारे पास एक लड्डू था और यहाँ फॉस्फेट था, यहाँ ओनली ऑन फॉस्फो क्या कौन सा बॉन्ड था? ओनली ऑन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था। ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था। कौन सा? यहाँ पे ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पे ओनली ऑन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। क्या है? ओनली ऑन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। जब हमने इस पूरे लड्डू को दूसरे लड्डू से जोड़ा, जैसे कि ये बेस हो गया, यहाँ फॉस्फेट हो गया, अब यहाँ पे एक और बेस और ये फॉस्फेट और यहाँ इधर फॉस्फेट है। अब इन दोनों को जोड़ना है अपने को, तो यहाँ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बन जाएगा। ये फॉस्फेट इस पहले वाले के 5th से जुड़ा था और यहाँ पे ये 3rd से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 3rd और 5th के बीच में क्या बन जाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? ये हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। मैनी न्यूक्लियोटाइड कैन जॉइन सच मैनर टू फॉर्म ए न्यूक्लियोटाइड चेन। अब ऐसे ही दो लड्डू को जोड़ते जाएंगे फॉस्फेट को, हर एक के लास्ट फॉस्फेट से हम किससे? 3rd ग्रुप का OH जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास पॉलीमर चेन बन जाएगी। इट फॉर्म्ड एज वन एंड, इसके अंदर यहाँ पे एक पूरी पॉलीमर चेन बन जाएगी और ये पॉलीमर चेन एक एंड से फ्री रहेगी। अब वन एंड से फ्री रहेगी तो अब ये देखो, इधर देखो, अब यहाँ पे ये मैं यहाँ से बता सकती थी ना, मैंने ऐसे ही किया उसको, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है? 3 ग्रुप पे OH पड़ा है, प्रेजेंट है। इससे कोई आगे एक और लड्डू जुड़ सकता है। ठीक है, कोई और लड्डू यहाँ पे जुड़ सकता है। ओके, इस ग्रुप से, पर अब यहाँ पे कोई लड्डू जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे 3rd कार्बन 3' पे हमेशा OH ग्रुप है, वो फ्री रहेगा। और ये जो फॉस्फेट है, अपने ने जो फॉस्फेट जोड़ा था, हमेशा इस बेस, ये जो हमारे पास शुगर थी उसके कौन से कार्बन से? उसके 1st कार्बन से हमने बेस जोड़ दिया था।
और उसके जो फिफ्थ कार्बन है ना, उसका जो फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन, ठीक है, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ कार्बन से हमने फॉस्फेट जुड़ा था, ठीक है। फॉस्फेट वाला एंड अगर फ्री है ना तो वो हमेशा फिफ्थ वाला है। वो कौन सा है? फिफ्थ है, फिफ्थ डैश है, 5 डैश है। वो कौन सा है? 5 डैश है। तो आपको 5 डैश पे आपको फॉस्फेट फ्री मिलेगा, 5 डैश पे क्या मिलेगा? फॉस्फेट फ्री मिलेगा, और 3 डैश पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मिलेगा। 5 डैश पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री मिलेगा, 3 डैश पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है कि 5 डैश पे तो फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, 3 डैश पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है। फॉस्फेट पहले वाले कार्बन के फिफ्थ पहले वाले के फिफ्थ कार्बन से जुड़ता है, यहाँ ओनली ऑन एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। फिर यही फॉस्फेट जाके दूसरे कार्बन से जब दूसरे शुगर से जुड़ता है तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, और ये हमेशा इसके कौन से थर्ड कार्बन के OH से जुड़ेगा, और यहाँ पे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। ये थर्ड और फिफ्थ के बीच में बनता है, ये थर्ड और फिफ्थ के बीच में बनता है। क्या बनता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें ओनली ऑन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लियोसाइडिक बॉन्ड होता है। और ये जो बेस है, ये फर्स्ट कार्बन से जुड़ता है। इस बेस का या तो नाइट्रोजन 1 हो सकता है या नाइट्रोजन 9 हो सकता है। प्यूरीन का 1 होगा, पायरिमिडीन का 9 होगा। अरे रुक जाओ। अगर हम फॉस्फेट मोइटी देखते हैं तो ये 5 एंड ऑफ मतलब वही है कि ये 5 एंड पे जुड़ता है, रेफर्स टू 5 एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। अब ये रेफर्स टू 5 एंड से आगे जुड़ के ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लेगा, ठीक है। इसी सिमिलरली एट द अदर एंड द पॉलीमर द शुगर हैज़ फ्री OH एट 3 कार्बन। अब इस पॉलीमर के पूरे के 3 एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। ग्रुप विच रेफर्स टू एज 3 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, विच रेफर्स टू एज 3 एंड, यहाँ जहाँ पे OH ग्रुप फ्री रहेगा वो कौन सा होगा? 3 डैश एंड रहेगा। तो बैकबोन न्यूक्लियोटाइड चेन की किससे बनती है? वो शुगर और फॉस्फेट से बनती है। बेस मत लगा देना, बेस हमेशा इसकी स्टेबिलिटी में काम आता है। जो नाइट्रोजनस बेस होता है ना वो इसकी स्टेबिलिटी में काम आता है, पर बैकबोन है ना वो ओनली ऑन शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। कौन बनाता है? शुगर और फॉस्फेट बनाता है। कैसे बनाता है? देखो, इधर ये स्ट्रक्चर है, इधर ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में इधर वापस एक और ये जो शुगर और ये बन जाएगा और इधर ये लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इसकी जो ये रीढ़ की हड्डी तो यही हुई ना, जिसमें यार क्या आ रहा है? शुगर आ रही है, फॉस्फेट आ रहा है, शुगर आ रही है, फॉस्फेट आ रहा है, शुगर आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है, शुगर आ रहा है, फॉस्फेट आ रहा है। ओके, ये बेस तो अंदर की तरफ रह गया, ये बेस अंदर की तरफ रह गया। ये आगे पढ़ेंगे, इस बेस के कारण इसकी स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। बेस के कारण इसकी स्टेबिलिटी रहती है और इसके अंदर डिस्टेंस है वो मेंटेन रहती है। तो अपने को अगर बैकबोन पूछे ना तो बैकबोन हमें यही बताना है। बैकबोन हमें क्या बताना है? शुगर फॉस्फेट बताना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है एकदम, कि आपका बैकबोन शुगर फॉस्फेट है, आपका एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, पूरी एक चेन के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड बन गया तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलत होती रहती है, बार बार गलत होती है, ठीक है। और 3 डैश एंड पे OH ग्रुप फ्री रहता है। और ये बैकबोन कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट बनाता है। नाइट्रोजनस बेस लिंक किससे लिंक? नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ से अलग प्रोजेक्टेड हो जाएगा, अलग। ये नाइट्रोजनस बेस है इस बैकबोन से, ये शुगर है, इससे यहाँ पे ये अलग क्या हो जाते हैं? प्रोजेक्टेड हो जाते हैं। इन RNA एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड, अरे याद रुक जाओ, यहाँ पे क्या है? इन RNA न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज़ एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकंड पोजीशन पे, इसीलिए उसे राइबोज बोलते हैं। तो हमारे पास जो भी ये शुगर होती है, कैसे बनाऊँ? 1 2 3 4,
जो भी, एक बार ये सही से स्ट्रक्चर नहीं बना, मैं रुको, ये जो भी हमारे पास शुगर रहेगी है ना, ये जो भी शुगर रहेगी उसके सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है ना तो वो राइबोज है, OH नहीं है तो वो डीऑक्सीराइबोज है। ये कहता है कि रेजिड्यू रह जाता है, मतलब बना हुआ रह जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बना हुआ रह जाता है तो रेजिड्यू रह गया OH ग्रुप, ठीक है। RNA के अंदर यूरेसिल होता है, हमारा मेन RNA के अंदर एक तो OH ग्रुप होता है, एक यूरेसिल होता है, ठीक है। जबकि हमारे DNA के अंदर क्या होता है, DNA के अंदर थाइमीन होता है और सेकंड पोजीशन पे OH होता नहीं है। और इस थाइमीन को क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरेसिल, इसका अनदर केमिकल नेम है। अगर आपको नेम दे दिया जाए कि 5 मिथाइल यूरेसिल किसको बोलते हैं, तो थाइमीन को बोलते हैं, या थाइमीन का अदर केमिकल नेम क्या है, तो 5 मिथाइल यूरेसिल था। आपको इसका याद है या स्ट्रक्चर किसका, यूरेसिल का। यूरेसिल में क्या था, 2 डबल बॉन्ड O थे ना इधर, और इसके 5th कार्बन अगर यहाँ पे मिथाइल CH3 जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, यूरेसिल बन जाता है, थाइमीन बन जाता है। क्या बोलती रहती हूँ मैं। उसके बाद में द DNA हैज़ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द फ्रेडरिक मिशर इन 1969। एक तो आपको 1869, एक तो आपको सन याद रखना है। मतलब DNA पहली बार DNA देखा था ना, वो 19 में नहीं देखा था, तो काफ़ी थोड़ा पुराना है, 1869 में देखा था, ठीक है। 1869 में किसको देखा था, पहली बार DNA ने देखा था। किसने देखा था, मिशर ने देखा था। क्या नाम दिया उसको, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया इसको, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल, हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्निक नहीं थी, इसके कारण हम इसको लॉन्ग पॉलीमर को इंटैक्ट नहीं, मतलब इसको बाहर नहीं निकाल पाए, इसका इल्यूशन नहीं कर पाए, इसके स्ट्रक्चर को हम जान नहीं पाए, काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं जान पाए थे, ठीक है। इट हैज़ ओनली 1953 जेम्स वर्सन एंड ये जो फ्रांस क्रिक है, इन्होंने जाना। कैसे जाना, पहले तो इतना याद हो गया क्या, DNA को सबसे पहले ये फ्रेडरिक मिशर ने देखा, 1869 में देखा और इसको न्यूक्लिन नाम दे दिया। और बोलता है कि 1869 से लेके 1953 तक, देखो बहुत ज़्यादा, काफ़ी 50 साल का डिफरेंस, 50 से ज़्यादा ही हो गया, 100 साल का लगभग डिफरेंस हो गया है ना, 90 साल का डिफरेंस हो गया। 90 साल तक इसको नहीं जान पाए थे। क्यों, क्योंकि हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थी, और कोई लिमिटेशन नहीं था कि हम ऐसे नहीं जान पाए वैसे नहीं पाए, हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन थी जिसके कारण हम इस पॉलीमर को निकाल ही नहीं पाए, ठीक है, हम देख ही नहीं पाए। फिर उसके बाद में आता है 1953 के अंदर जेम्स वॉटसन, और यहाँ पर इतना याद रख सकते हो, वॉटसन और क्रिक, ठीक है, वॉटसन और क्रिक ने इसका एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। किसने बताया, वॉटसन एंड क्रिक ने इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताया। कैसे बताया कि इन्होंने सबसे पहले इन्होंने देख लिया, नहीं, एग्जैक्ट इन्होंने बताया कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, पर इसका बेस था कि मतलब इन 100 सालों के बीच में कोई और साइंटिस्ट है, वो भी तो काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने उनमें से एक साइंटिस्ट कौन था, एक था मैर्यूमरिक विल्किंसन और रोज़लिंड फ्रैंकलिन। आप कैसे याद रखते हो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया था। किसने, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने एक एक्स-रे डिफ्रैक्शन डाटा इनके पास था, इनका डाटा था, उसका यूज़ किसने किया, वॉटसन एंड क्रिक ने को यूज़ किया था। किन का डाटा यूज़ किया, जो विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने का डाटा। और इन्होंने कैसे, मतलब किस बेस पे था ये, इन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन का यूज़ करके इन्होंने बता दिया था कि प्रपोज्ड वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिकल मॉडल स्ट्रक्चर, द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हाउएवर दिस portion was also based on observation of Erwin Chargaff that for double standard DNA ratio adenine, thymine, guanine, cytosine are constant and equal to 1। एक बार रुक जाओ। अब बोलता है कि जो वॉटसन था, ये जो वॉटसन और ये जो क्रिक था ना, इन्होंने क्या दिया, उन्होंने मॉडल दिया कि DNA है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। 100 साल बाद आए ये, लगभग 1953 में आए, ठीक है। तो क्या इन्होंने डायरेक्ट आते ही ये ऐसे कर लिया, नहीं, इनके बीच में कोई और साइंटिस्ट भी थे। हाँ, कौन से थे, इन्होंने दो लोगों का जो था वो लिया, कि एक तो कौन थे,
एक तो थे हमारे विल्किंसन और फ्रैंकलिन। कौन से? विल्किंसन और फ्रैंकलिन। इन्होंने ना अपना कुछ डाटा बना रखा था, और वो किसकी हेल्प से बना रखा था? एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से बना रखा था। और कुछ इन्होंने बता रखा था कि ऐसा कुछ है, डबल जैसा सा स्ट्रैंड से है, तो ये इन्होंने बता रखा था। दूसरा थे एक हमारे चार ग्राफ। दूसरा कौन था? चार ग्राफ, एडविक चार ग्राफ। फॉर द डबल्स, इन्होंने भी ऐसे कुछ बता रखा था कि डबल स्टैंडर्ड समथिंग कुछ है, और इनके अंदर सेम रेशो पाई जाती है। किनकी? इन बेसिस की। किनकी? बेसिस की। किनकी? एडेनिन की, थाइमीन की, और ग्वानिन और साइटोसिन की। ठीक है, इनका सेम रेशो पाया जाता है। ठीक है, अगर आप इनका सेम रेशो पाया जाता है तो एडेनिन इक्वल टू थाइमीन, ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन। ठीक है, इनका सबका क्या पाया जाता है? इक्वल रेशो पाया जाता है। तो वॉटसन और क्रिक ने क्या मॉडल दिया? डबल हेलिकल मॉडल दिया। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया? वॉटसन एंड क्रिक ने। जो बेस किस पे था? एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। किनका? मुरमुरिक विल्किंसन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। आप ऐसे याद रख सकते हो, विल्किंसन और फ्रैंकलिन। विल्किंसन और फ्रैंकलिन का एक्सरे के डाटा पे बेस था। दूसरा ये चार ग्राफ डाटा पे बेस था, जिसमें इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए बताया था। इसमें बोला था कि ये डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन और ये साइटोसिन का इक्वल रेशो पाया जाता है। मीन्स ये इनका बोलने का क्या था कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरेमिडीन पाया जाता है। प्यूरिन इज इक्वल टू पायरेमिडीन पाया जाता है। ओके, हाँ, तो एक ये हो गया। मतलब आपको इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक बार देखने दो मेरे को। एक स्लाइड है, चलो स्लाइड तो नहीं है पर आपको मैं बता देती हूँ। अगर एडेनिन आपके पास कितना है, अगर एडेनिन आपके पास 20% है ना, तो ये थोड़ा आगे और आएगा, है ना। वो मतलब अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दीदी ने सारा अच्छे से बताया नहीं है। मैं बताऊँगी, सारा कुछ बताऊँगी। एडेनिन आपका कितना है? 20% है। तो एडेनिन के अपोजिट क्या जुड़ेगा? 8 के अपोजिट क्या जुड़ता है? थाइमीन जुड़ता है ना। तो एडेनिन 20% है तो थाइमीन भी 20% होगा। मतलब जितना प्यूरिन है उतना पायरेमिडीन होगा। ठीक है, फिर आपका ग्वानिन आता है। ग्वानिन के अपोजिट कौन जुड़ता है? साइटोसिन जुड़ता है। तो आपका ये 20 कितना हो गया? 40 हो गया। ये 40% हो गया। मतलब आपका जो एडेनिन और थाइमीन था वो टोटल 40% हो गया। अब बचा कितना आपका? 60%। अब 60% में ग्वानिन कितना होगा? 30%। और आपका ये साइटोसिन कितना होगा? ये भी 30%। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी की भी दे दे, जैसे कोई भी किसी एक की रेशो दे देगा ना, जैसे बोलता है कि ग्वानिन है वो 25% है, 25% है, तो ग्वानिन के अपोजिट क्या जुड़ेगा? साइटोसिन। तो ये भी कितना होगा? 25%। अब ये 25 कितना हो गया? 50। तो ये आपका 50 हो गया था। बचा कितना? 50 बचा। तो 50 बचेगा तो आपका एडेनिन कितना हो जाएगा? 50 का हाफ 25। और ये कितना हो जाएगा? थाइमीन कितना हो जाएगा? ये भी 25, है ना। तो ऐसे करके ये क्या था? ये चार ग्राफ में आता है। ये ओनली ऑन चार ग्राफ में आता है। ये चीज़ चार ग्राफ में आती है। ओके, और क्या था? एक ये हो सकता है, और एक ये चार ग्राफ में एक और चीज़ क्या हो जाएगी? आप एडेनिन A+G करोगे, आप A+G करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? T+C के, और जो कि किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये 1 के इक्वल है, ये मत लगा देना 1 के इक्वल। A+T/G+C ये 1 के इक्वल कतई नहीं होगा। कैसे होगा? ये कुछ परसेंटेज होता है, A के अपोजिट में तो T आता है ना, A के अपोजिट में T आता है। तो जितना ये होगा, अगर ये अपने पास 40% है, ये 60% है, तो अपने को इसका रेशियो है वो थोड़ा अलग आएगा, और ये चार ग्राफ रूल में आता भी नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब उसके बाद में एक और आते हैं, इस पर क्या है? ये हो गया इतना, मतलब आपको इतना याद हो गया होगा ना, मतलब तो कंफ्यूज मत होना यार। मतलब ये हो गया कि आपका सबसे पहले न्यूक्लिन किसने बताया था? जो मुरमुरिक थे ना, मुरमुरिक या मिशर ने बताया था। मिशर ने कब बताया था? 1869 में बताया था। लगभग 100 साल हो गए थे ऑलमोस्ट
1953 में 19 वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। और ये किस पे बेस्ड था? ये एक तो एक्सरे वाले पे बेस्ड था और एक ये 4 ग्राफ वाले पे बेस्ड था। किस पे? 4 ग्राफ वाले पे बेस्ड था। एक्सरे वाला किसने दिया था? एक्सरे वाला एक विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने दिया था। 4 ग्राफ में क्या था? 4 ग्राफ में ATGC का इक्वल रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद में द बेस पेयरिंग कन्फर्म द यूनिक प्रॉपर्टी। ये बोलता है कि इसके अंदर ये जो DNA है ना, इसके अंदर बेस पेयरिंग देखने को मिलता है, उसके कारण इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी आती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे A के कॉम्प्लीमेंट्री T है, G के कॉम्प्लीमेंट्री C है, ओके। और यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला नेचर हो गया। उसके बाद में क्या बोलता है कि देयर फॉर द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन वन स्टैंड नोन द सीक्वेंस इन अदर स्टैंड कैन बी प्रेडिक्ट। आपको अगर एक सीक्वेंस के जो भी बेसिस हैं उनके बारे में पता है तो आप दूसरा सीक्वेंस भी पता कर सकते हो। जैसे यहाँ पे A है, T है, G है, C है, तो यहाँ इसके अपोजिट क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, यहाँ A आ जाएगा, यहाँ C आ जाएगा और यहाँ G आ जाएगा। तो आपको अगर कोई भी एक स्टैंड के बारे में पता है तो आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री आप दूसरे स्टैंड के बारे में भी पता कर सकते हो। उसके बाद में बात आती है किसकी? ये क्या बोलता है? द सीक्वेंस इन अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रिडिक्ट ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम DNA, लेट अस कॉल इट इज डबल स्ट्रैंडेड DNA, let us call them the daughter DNA, and this produce would be identical to the parental DNA molecule. Because of this genetic implication structure DNA becomes very clear. ये बोलता है कि ये जो भी था एक टेम्पलेट से हमने दूसरा टेम्पलेट बनाया, फिर यहाँ पे ये क्या होगा? ये ओपन होके इससे कितने बन जाएंगे? 2 और बन जाएगा। 2 और बन जाएगा तो ये पेरेंटल था, ये डॉटर आ गया। ये पेरेंटल था, ये डॉटर आ गया और दोनों अपोजिट और सेम बनेंगे। तो इसके कारण ये क्या बोलता है कि ये जो डॉटर DNA है ये आइडेंटिकल होता है पेरेंटल DNA के। आइडेंटिकल क्या होता है? पेरेंटल DNA के। और इसमें जेनेटिक इम्प्लीकेशन लगता है, स्ट्रक्चर DNA बिकम वेरी क्लियर। और इस कारण हमारा DNA का स्ट्रक्चर है वो वेरी क्लियरली हमें पता चल गया। द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर DNA आर फॉलो। के कुछ साइलेंट फीचर्स है जो DNA के डबल हेलिक्स में फॉलो होते हैं। पहला क्या है? ये बना हुआ है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। अब से लेके अपने ने कोई 50 बार देख लिया कि ये भैया इसमें छोटे छोटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बने होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं और ये क्या बनाते हैं? DNA बनाते हैं। वेयर द बैकबोन के बारे में हमने देख लिया कि ये शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है। बेसिस मतलब इनसाइड प्रोजेक्ट होते हैं, ध्यान रख लेना, इनसाइड की जगह आउटसाइड मत कर देना। यहाँ पे बेस है वो इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं। द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। कैसी है इनकी? एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। ये 5-3 है तो ये 3-5 होगा। एंटी पोलैरिटी है तो ये बोलता है एंटी पोलैरिटी है। एंटी पोलैरिटी है बेसिस ऑफ प्रोजेक्टेड इनसाइड द चेन्स हैव एंटी पोलैरिटी। इट मीन्स वन चेन हैज़ पोलैरिटी 5-3 तो दूसरे की 3-5 होगी। एंटी पोलैरिटी रहेगी एक DNA के जो ये टेम्पलेट है इसका अगर 5-3 है तो दूसरे का 3-5 पोलैरिटी रहेगी। द बेसिस आर 2 स्ट्रैंड पेयर टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेनिन क्या बनाता है? 2 हाइड्रोजन बनाता है थाइमीन के साथ, फॉर्म ए अपोजिट स्टैंड वाइस वर्सा। और ग्वानिन है वो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। 3 बॉन्ड बनाता है किसके साथ? साइटोसिन के साथ। अब यहाँ पे आपको तीसरा चीज़, एक तो आपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में देख लिया, दूसरा आपने पोलैरिटी के बारे में देख लिया, तीसरा आपको क्या देखना है? अब ये बोलता है कि यहाँ पे 2 स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड किन के बीच में होते हैं? बेस के बीच में होता है। एडेनिन और एडेनिन दूसरे जो यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ये थाइमीन से जुड़ा होगा 2 डबल बॉन्ड के। अगर यहाँ ग्वानिन है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ और यहाँ पे ये ऐसे जुड़ेंगे, ये ऐसे अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके,
उसके बाद में ये थर्ड ही पॉइंट हुआ है ना अब तक, हाँ थर्ड हुआ है, ठीक है। और ये हमेशा क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म, इनके बीच में ऑलवेज जो ग्वानिन 3 बॉन्ड बना लिए, एज ए रिज़ल्ट प्यूरिन कम्स अपोजिट पायरिमिडिन। आपको ये ध्यान रखना है कि प्यूरिन के हमेशा अपोजिट पायरिमिडिन आता है। आपका ए और जी क्या है, प्यूरिन, और ए के सामने टी आता है, जी के सामने सी आता है, ये क्या है, पायरिमिडिन, ये क्या है, पायरिमिडिन। उसके बाद में ये बोलता है कि इससे क्या होता है, ऐसे होने से क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है बिटवीन 2 स्ट्रैंड। यहाँ क्या रहता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहती है बिटवीन 2 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रह पाती है। द 2 चेन आर कोइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। आपको डीएनए के पूछा जाए कि ये कौन से, मतलब कौन कैसे कोलाइड होते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि ये राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोलता है राइट हैंडेड तो होते हैं, चलो द पिथ ऑफ हेलिक्स इज़ 3.4 नैनोमीटर। पिथ कितना है इसका, 3.4 नैनोमीटर, और इसमें हर एक में रफली 10 बेस पेयर आते हैं। अब आपका ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए हो गया। यहाँ पे, यहाँ से लेके ये एक लैम्डा बनता है ना, उतना, ये आपकी क्या है, पिथ। ये कितना है, 3.4 नैनोमीटर। ये कितना है, हेलिक्स पिथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। और इसमें कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। एक पिथ में कितने बेस पेयर आते हैं, 10 बेस पेयर। आपको इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में करना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में हो जाएगा 34। ये कितना हो जाएगा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में करना होगा, ठीक है। और अगर हर एक पिथ में, ये जो पिथ है, इस पिथ में 10 बेस पेयर है, तो 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप इसको 10 से डिवाइड कर दो क्या, तो नैनोमीटर में कितना आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। कितना पिथ आ जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। कितना पिथ आ जाएगा, मतलब कितना डिस्टेंस आ जाएगा 2 बेस पेयर के पास, 0.34 नैनोमीटर, ओके, 0.34 नैनोमीटर। 2 बेस पेयर के बीच में का डिफरेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। पूरे पिथ का डिस्टेंस कितना है, 3.4 नैनोमीटर। और आपको इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में देखना हो तो बता सकते हो, ये कितना हो जाएगा, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कितना हो जाएगा, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, और हमें ये पता चल गया। और ये कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है ये, राइट हैंडेड होता है, 3.4 होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं ये, ओके, ये स्ट्रक्चर आ गया। इस स्ट्रक्चर में क्या है, एडेनिन के आगे क्या जुड़ेगा, थाइमिन, थाइमिन एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, क्या 3 बॉन्ड जुड़ेंगे। 3 पे क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। 5 पे क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। वो बैकबोन कौन बना रहा है, बैकबोन को कौन बना रहा है, फॉस्फेट और शुगर बना रहा है, फॉस्फेट और शुगर बना रहा है। बेस क्या कर रहा है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। बेस क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चलो भैया, इतना हुआ। ये क्या है, ये राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है। इतना आपका एक कितना है, 3.4 नैनोमीटर का है, यहाँ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग का है। कितने बेस पेयर है, 10 बेस पेयर है, ओके। और अप्रोक्सीमेटली एक बेस पेयर के अंदर कितना है, 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। उसके बाद में हम उसके बाद में हम क्या बात करेंगे, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर अदर इन डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स में क्या है, एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक हो रहे हैं, स्टैक, ओके। फिर ये क्या है, कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कन्फर्म करता है। अब ये एक दूसरे के साथ, एक तो इनकी ये जो डिस्टेंस होगी ना, ये मेंटेन रहेगी। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक हो रहे हैं, इसके कारण इनकी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी बन रही
रही है। तो आपका जो शुगर था और आपका जो फॉस्फेट था वो आपका बैकबोन बना रहा था, और आपका जो ये बेस है, ये जो बेस है, ये क्या बेस और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं। ये एक दूसरे पे स्टैक हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो रही है, स्टेबिलिटी हो रही है। दूसरा बेस क्या कर रहा है, इसके बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रहा है, डिस्टेंस को मेंटेन करके रख रहा है। ओके, उसके बाद में कंपेयर, ये हो गया कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। Purine and pyrimidine can find out why distance between two polynucleotide chain in DNA remain constant। क्यों रहती है, क्योंकि एक छोटा है और एक बड़ा है, ये ऐसे जुड़ते ही जाएंगे, एक छोटा एक बड़ा जुड़ता जाएगा, ठीक है। तो ये इसके कारण इनकी डिस्टेंस है वो मेंटेन रहती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, अब तो एकदम ही थोड़ा सा है। उसके बाद में हम ये है द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए सिंपली इन एक्सप्लेनिंग द जेनेटिक इम्प्लीकेशन बिकम रिवोल्यूशनरी। अब ये डीएनए है, इसके कारण हमारा जेनेटिक इम्प्लीकेशन में रिवोल्यूशन आया है, ठीक है। और ये जो वॉटसन क्रिक था, वॉटसन एंड क्रिक थे, उनमें से जो क्रिक थे ना, इन्होंने सेंट्रल डोगमा दिया, कि इन्होंने क्रिक ने दिया है, वॉटसन ने नहीं दिया, ये क्रिक ने दिया, ठीक है। क्रिक ने क्या दिया है, सेंट्रल डोगमा दिया है। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, ये सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इन्होंने एक सेंट्रल डोगमा प्रपोज किया है। सेंट्रल डोगमा में क्या होता है, सेंट्रल डोगमा में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है। अगर यहीं पे हमारा आरएनए से एक बार डीएनए बनता है तो वो क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आता है, जो कि हमें वायरस में देखने को मिलता है। बस आपको सेंट्रल डोगमा में देखना है, सेंट्रल डोगमा में डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये सेंट्रल डोगमा है, और ये क्रिक ने दिया था, ओके। तो उसके बाद में आता है इन वायरस। आप अगर वायरस में देखोगे तो वायरस के अंदर इन्फॉर्मेशन रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जाती है, पहले इनके पास आरएनए होता है, आरएनए से डीएनए बनता है, फिर आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ ट्रांसलेशन होती है। आपका डीएनए में जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी जेनेटिक लेवल पे इन्फॉर्मेशन थी, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको जो प्रोटीन है वो रिप्रेजेंट करता है। प्रोटीन के कारण हमें पता चलता है कि डीएनए के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। तो इसी के साथ अपना इतना तो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम डबल, जो डीएनए का डबल है, जो हेलिक्स है, पैकेजिंग वगैरह है, वो देखेंगे। तो यहाँ तक अपने को वॉटसन क्रिक के बारे में, मिशर के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, एक्स डिफ्रैक्शन डाटा के बारे में, जो कि किसने दिया था, एक्स वाला किसने दिया था, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने दिया था ना। और इसका कितना क्या स्ट्रक्चर है, क्या नहीं है, भैया सारा हो गया ये तो, है ना। तो अब अपना नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इसमें, तो ये तो छोटा सा है, ये 15 मिनट में हो जाएगा वो तो।